बड़े खानदान के छोटे ससुराल की पहली ठंडी। भाई अब बहुत हुआ, अब मैं इस देवरानी और उसके परिवार को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अभी ही उन्हें घर से निकाल कर भगा दूं? कल शादी है घर में। जेठ जी, अगर आज हम इन्हें निकाल देते हैं यही सही है ना? फिर इनकी नई बहू यहाँ नहीं आएगी, उनके एक नए घर में आएगी। वैसे भी बहुत बर्दाश्त कर लिया इन गरीब फटीचरों को, अब मेरी हिम्मत नहीं है इन्हें बर्दाश्त करने की। भैया, हमें अभी ही इन्हें घर से धक्के मारकर निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। जिसके बाद सभी घर वाले हॉल एरिया में आते हैं, जहां सुगंधा, राधिका और नवजीत हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। देख रही हो ये जेठानी कैसे चाय पी रही है, जैसे किसी सियासत की महारानी हो। अरे ओ सुगंधा, चल निकल यहाँ से मेरे घर से। आप लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम मालकिन थी, अब नहीं। वैसे भी धोखेबाजी से तुमने ये महल हड़पा था, अब ये उसके पास आ गया है जिसका था। अब निकलो यहाँ से। और ओए नवजीत, तू क्या देख रहा है? तू भी निकल, और अपने बोरिया बिस्तर के साथ। तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना होगा, माय डियर दुश्मन ननद जी और देवर जी? इसी तरह सभी सुगंधा के पूरे परिवार को महल से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं, और सुगंधा और उसका पूरा परिवार ठंड में रात भर वहीं बैठे रहते हैं। अगले दिन, आज हमारे पुनीत की शादी है, हमारे पास रहने के लिए भी जुगाड़ नहीं है। हमारे साथ आज ही ऐसा क्यों होना था भगवान? जी एक काम करते हैं, हमारे महल के पीछे जो छोटा सा छप्पर वाली झोपड़ी है जिसमें नौकर रहते हैं, हम उसी में रह लेते हैं। हाँ, ऐसी ठंडी में परेशान होने से बढ़िया रहेगा ये, वरना यहाँ तबीयत भी खराब होगी और फिर संभालने वाला भी कोई नहीं है। जिसके बाद सभी महल के पीछे वाली झोपड़ी में जाते हैं, जहाँ काफी धूल थी। राधिका और सुगंधा जी झोपड़ी को अच्छे से साफ करते हैं, थोड़ा बहुत छप्पर ठीक करते हैं और झोपड़ी को रहने लायक बनाते हैं। अचानक से आपदा आ गई, लेकिन फिर भी घर वाले किसी चीज से हार नहीं मानते। आप लोग अब तैयार हो जाओ, आज पुनीत की बारात भी है। जिसके बाद सभी तैयार होकर बारात में जाते हैं, जहाँ बड़ी ही हंसी खुशी से पुनीत और नव्या की शादी होती है, और नव्या सुगंधा की बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल आते ही नव्या के मन में थोड़ी हैरानी होती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? मम्मा ने तो बताया था बड़े अमीर लोग हैं, महल में रहते हैं, ये तो झोपड़ी है। भगवान, मेरी किसी गलत लड़के से शादी तो नहीं हो गई? बहू कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? गृह प्रवेश करो, अंदर आओ। मेरी प्यारी भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं। भगवान भाभी को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। भाभी, अब आप अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर फिर अंदर आओ। नव्या सास नंद के कहे अनुसार ही करती है। उसका गृह प्रवेश होता है और वो ससुराल में एंटर करती है। हाय भैया, आजकल तो बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ने लगी है। हाँ जी, ठंडी तो काफी ज्यादा हो गई है। बहू, तुझे भी ठंड लग रही होगी ना? आग जला देती हूँ मैं, आग सेक लेते हैं हम सब। जिसके बाद सुगंधा जी घर के बाहर आग जलाती हैं और सभी बाहर बैठकर आग सेकते हैं। वहीं नव्या बाहर नहीं आती। भाभी, यहाँ घर के अंदर तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, आप भी चलो ना हमारे साथ बाहर। आप भी भाभी आग सेक लो, ठंडी थोड़ी दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं ननद जी, ऐसे ही सब ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं बहू, अभी से घर के बाहर बैठना ठीक नहीं, वरना सासू माँ का पता नहीं, आसपास के लोग तो बातें बनाएंगे और फिर नाम मेरा खराब होगा। अभी तो रजाई में घुसकर मजे से सो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सोचकर नव्या वहीं बैठी रहती है। कुछ घंटे आग के सामने बैठने के बाद सभी लोग अंदर आते हैं। भाभी, आपको भी बाहर आना चाहिए था, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगता। कोई ना, अगली बार। ओके ननद जी। बहू, जा अब जाकर सो जा, काफी रात हो गई और तू थक भी गई होगी शादी की भाग दौड़ से। हाँ माँ जी, थोड़ा सा। राधिका, ये ले चटाई और ये ले तकिया, भाभी का बिस्तर लगा दे जरा। ओके माँ। फिर राधिका चटाई लेकर जाकर घर के अंदर ही एक छोटे से कमरे में नव्या का बिस्तर लगा देती है, और नव्या जब अंदर सोने जाती है तो ये क्या? ये कमरा कितना छोटा है और जमीन पर बिस्तर। ये लो, हमारे ओढ़ने के लिए चादर। 10 डिग्री की ठंडी में चादर से काम चल जाएगा पतिदेव? हाँ, क्योंकि घर में फिलहाल रजाई गद्दा नहीं है, जो है ये चटाई और चादर ही है। माँ ने कहा था कि आप लोगों का तो महल है। हाँ, है हमारा महल, तुम चिंता क्यों करती हो? चलो अब सोते हैं, देर हो गई है, ठंडी भी बहुत ज्यादा लग रही है। जिसके बाद पुनीत और नव्या दोनों चादर ओढ़कर सो जाते हैं। वहीं नव्या ने आज आग भी नहीं सेकी थी, जिस कारण उसे बहुत ही ज्यादा ठंडी लगने लगती है, और वो एक ही चादर ओढ़कर पड़ी थी और कांपे जा रही। अरे, तुम्हें तो बहुत ठंडी लग रही है। हाँ बस ठीक है, अब तो सुबह होने वाली है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जैसे तैसे नव्या गरीब सी झोपड़ी में एक चादर ओढ़कर पूरी रात बिताती है और सुबह होते ही सबसे पहले धूप सेकती है।
क्या बात है बहू, आज सुबह सुबह घर के बाहर। माँ जी यहाँ तो बहुत ठंड लगती है, मेरे बस की नहीं है। आज मैं पूरी रात ठंड से सो नहीं पाई। कोई ना बहू, धूप तेज हुई है, सेक ले, सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर बैठकर दोनों सास बहू धूप सेकती हैं और फिर, माँ जी आज तो मेरी पहली रसोई है ना। हाँ बहू, लेकिन कहाँ तू फालतू में खाना बनाने के लिए परेशान होगी। तो क्या हुआ माँ जी, मेरी पहली रसोई है और ससुराल में आज नहीं तो कल मुझे ही खाना बनाना है, तो आज से क्यों नहीं। आपको और राधिका को थोड़ी ना तकलीफ देना है। जैसी तेरी मर्जी बहू, मैं फोर्स नहीं करूंगी तुझे। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर लाई हूँ, परेशान थोड़ी ना करना है। हाँ तो मेरा भी तो अपनी माँ जैसी सास के लिए कुछ फर्ज है। आप कितना भी मना करो, आज तो मेरी पहली रसोई होगी ही माँ जी। ठीक है, चल मैं तुझे सामान बता देती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, वरना बहुत दिक्कत होगी ढूंढने में। जिसके बाद सुगंधा जी रसोई में जाकर सब सामान निकाल कर बहू को दे देती हैं। बहू ये ले, सब कुछ निकाल दिया है, बस तुझे बनाना है। नव्या तभी चूल्हा देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी मुझे इस पे खाना बनाना है, गैस या इंडक्शन नहीं है क्या? नहीं बहू, जो है यही है, तुझे अपनी पहली रसोई इसी चूल्हे पर करनी होगी। यह सुनकर नव्या कुछ पल को उदास हो जाती है। अभी नई नवेली है तू, कुछ बोलना ठीक नहीं है नव्या। कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर ले, फिर सासू माँ से डायरेक्ट बात करूंगी। नव्या खुद के मन को समझा लेती है और फिर चूल्हे पर ही खाना बनाने लगती है। भाभी लाओ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, वरना आप अकेले परेशान हो जाओगी। थैंक यू ननद जी। राधिका चूल्हे के बाहर से ही नव्या की मदद कर रही थी। कहीं सब्जी काटने में मदद करती तो कभी आटा लगाने में। वहीं नव्या चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी आंखों में खूब धुआं लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे नव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। अरे वाह बहू, यह खीर, पूरी, सब्जी और पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। खीर तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। पुलाव भी बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरी बहू है ही गुणी। बहू ने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया, लेकिन देखो तो कितने बढ़िया से खाना बनाया। कोई देख कर कह नहीं सकता कि बहू ने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया होगा। हाँ माँ, सो तो है, क्योंकि नव्या ने काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। जिसके बाद सभी नव्या की खूब तारीफ करते हैं। नव्या बेटा, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरे सोने की अंगूठी रख लो, तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। ले ले बेटा, तेरा शगुन है, शगुन को ना नहीं कहते हैं। रख लो नव्या। फिर नव्या सास का दिया तोहफा रख लेती है। जब से नव्या ससुराल आई थी उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन नई नवेली बहू होने के कारण वो अपने मन की बातों को बोलने से घबराती थी। पहली रसोई का खाना होता है, फिर नव्या नल पर बैठकर ठंडी में सारे बर्तन धोती है, सास ससुर पति के कपड़े भी धोती है। अरे भाभी आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों कर रही हैं? रहने देती, मैं कर लेती सब। अरे ननद जी, आज नहीं तो कल मुझे ही करना है ये सब ना, तो आज से ही करूँ तो क्या हो गया। और अच्छा लगता है घर वालों की सेवा करना जब ससुराल मायके के जैसा हो। हाँ भाभी, लेकिन अभी आपको ससुराल की पहली ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही। देखो कैसे आपके दांत कड़कड़ा रहे हैं। चलो आग जला देती हूँ, सेक लो, यही ठंडी से बचने का एकमात्र उपाय है, वरना रजाई भी तो नहीं है कि ओढ़ कर सो जाओ मजे से। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, हर घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, बाकी सब ठीक है, आप टेंशन ना लो। जो ठीक नहीं है सब ठीक हो जाएगा। फिर राधिका आग जलाने लगती है। नव्या का ससुराल बहुत अच्छा था, सभी उसकी केयर करते थे, लेकिन नए ससुराल में वो गरीबी की वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और अब धीरे धीरे घर का सारा काम नव्या करने लगती है। एक दिन, बहू घर की जमीन देख कैसी हो गई है, ठंडी से पपड़ी निकल रही है। मैं गोमती के यहाँ से गोबर ले आती हूँ और फिर घर लीप लेती हूँ। माँ जी आप रहने दो ना, मैं कर लूंगी। बगल में सुषमा काकी है ना, उनसे ही गोबर ले लूंगी। आप कहाँ परेशान होने जाओगी। कितनी ठंडी है, अकेले ही सारा काम करने में लगी रहती है, काम नहीं करने देती। जिसके बाद नव्या पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर मुंह पर मास्क लगाकर घर लीपती है और फिर ठंडे पानी से हाथ धोती है। हाय दैया, आज तो मैं मर गई। इतनी ठंडी में तो मैंने जीवन में नहीं देखी, जितनी यहाँ ससुराल में 7 दिन में देख ली। ऐसे ही धीरे धीरे नव्या ससुराल का सारा काम करने लगती है। वो कितनी भी परेशानी में हो किसी को कुछ नहीं कहती और ठंडी में दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। एक दिन संडे को घर में बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए निकल जाते हैं। बहू देख तो आज कितने कपड़े निकले हैं धुलने के लिए, और कल पुनीत का ऑफिस है। ठंडी में कपड़े भी नहीं सूखते। तू एक काम कर, सबके कपड़े धुल ले, खाना मैं और राधिका मिलकर बना लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर नव्या सारे कपड़े लेकर नल पर कपड़े धुलने जाती है और कपड़े धुलते हुए, हे भगवान कितनी ठंडी है, आज तो हालत खराब होने वाली है। ऐसा लग रहा है साल भर की ठंडी आज ही पड़ गई है। इतनी ठंड में इतना सारा कपड़ा धुलना पहाड़ तोड़ने से कम नहीं लग रहा।
फिर जैसे तैसे नव्या सारे कपड़े धोती है और उसे बहुत तेज ठंडी लग जाती है, जिसके बाद जब वो घर जाती है तो पूरा खाना भी नहीं बना होता। फिर वो चूल्हे पर खाना बनाती है और बर्तन धोती है। पूरे दिन पानी में रहने और चूल्हे पर रोज खाना बनाने से आंख में लगने वाले धुएं के कारण आज नव्या की हालत खराब हो जाती है। रात में क्या हुआ, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो नव्या? अजी रो नहीं रही हूँ, धुआं लगने के कारण आंखों में बहुत जलन हो रही है और बहुत जोरों की ठंडी भी लग रही है। क्या हो गया अचानक से तुम्हें? मैं इतने बड़े घर में पली बड़ी हूँ, मैंने जीवन में ये सब काम नहीं किया जो आज कर रही हूँ, सिर्फ आपके और आपके परिवार वालों के प्यार की वजह से, वरना मैं कभी इतनी मेहनत ना करूँ। पापा ने कहा था कि अमीर घर है, खानदानी लोग हैं, महलों में रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तुम चिंता मत करो, कल मैं माँ से बात करता हूँ, वो तुम्हें सब बताएंगी। और तुम्हारी तबीयत खराब है, पहले तुम ये दवा खाओ और चलो तुम्हारी आंखों में ड्रॉप डाल देता हूँ जिससे जलन कम हो जाए। ठंडी बहुत तेज लग रही है और मिर्ची से हाथ भी जल रहे हैं। रुको, हाथों पर घी लगा देता हूँ और तसले में आग जला देता हूँ, तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। फिर पुनीत घी लेकर आता है और नव्या के हाथों पर लगाता है। वहीं छोटे से कमरे में चटाई के पास पुनीत आग जलाकर नव्या के साथ उसके पास रख देता है, जिससे उसे ठंडी लगना कम हो जाता है। लेकिन अब नव्या छोटे से ससुराल में बहुत परेशान हो गई थी। अगर इस घर में मेरे मायके की तरह हीटर, गीजर, सॉफ्ट बेड, रजाई और वॉशिंग मशीन होता तो मुझे इतना परेशान ना होना पड़ता। फिर मुझे ठंडी नहीं लगती। पता नहीं कौन से रजवाड़ा खानदान के लोग हैं ये। आज तो मैं माँ से जानकर ही रहूंगी। जिसके बाद नव्या सास के पास जाती है, जहाँ सास एक एल्बम लेकर बैठी होती है। आजा बहू, बैठ मेरे पास, बहुत उलझी सी लग रही है, क्या बात है? आज ही मेरी हालत खराब हो गई है इस घर में। मुझे समझ नहीं आता, जब हम गरीब थे तो आप लोगों ने झूठ बोलकर शादी की क्या, या फिर शादी तय होने के बाद कुछ हुआ? क्योंकि शादी में भी परिवार के बाकी लोग मौजूद ही नहीं थे। हाँ बहू, बहुत बड़ी कहानी है। ये देख, ये है हमारा पूरा परिवार। हम महल में साथ रहते थे। तो हमारा महल कहाँ है? ये जो हमारे घर के सामने है बड़ा सा महल, यही है हमारा खानदानी पैलेस। नव्या हैरान हो जाती है। उसका ससुराल हमेशा उसके आंखों के सामने ही था, बस वो देख नहीं पाई। माँ जी बताइए ना, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें महल छोड़कर इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी बात है माँ जी? सब बताती हूँ एक एक करके। फिर सुगंधा जी बहू को सब कुछ धीरे धीरे बताना शुरू करती हैं। मेरे ससुर जी की 2 शादी हुई थी और पहली शादी में उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी शादी की जिसके उनके 3 बच्चे हैं। उनकी दूसरी बीवी से पहली संतान होने के बाद तुम्हारे ससुर जी का जन्म हुआ और फिर दूसरी बीवी से उन्हें 2 बच्चे और हुए। तुम्हारे चाचा ससुर और बुआ सास, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तुम्हारे चाचा ससुर और ताया ससुर को जुआ और शराब की बुरी लत थी और पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बनाई प्रॉपर्टी बर्बाद हो। अरे, मैं इन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करके यह प्रॉपर्टी अपनी पहली बीवी के बच्चे के नाम करता हूँ। मेरा नवजीत समझदार है, प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी तो वो इंसाफ करेगा। बाकी दोनों भाई के पास चली गई तो दोनों बेच खाएंगे और घर की एकता भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद दादा ससुर का देहांत हो जाता है और जब घर में सभी को पता चलता है कि प्रॉपर्टी नवजीत के नाम है तो कलेश हो जाता है। ऐसे कैसे सब कुछ जेठ जी का हो जाएगा? हमारा भी हक है उसमें। और नहीं तो क्या सासू माँ सही कह रही हैं। कल को ताई जी के बेटे की शादी हुई तब तो ये लोग और हमें प्रॉपर्टी देने से कतराएंगे। सही कह रही हो पलक, देखो तो कैसे दादाजी सारी प्रॉपर्टी चाचा जी के नाम करके स्वर्ग निकल गए, हमारे बारे में सोचा तक नहीं। कोई सोचे ना सोचे, हम अपना भला जानते हैं और चाचा जी ने जो चालाकी की है हम पाई पाई के लिए उन्हें मोहताज कर देंगे। तभी सुगंधा जी सब सुन लेती हैं। प्रॉपर्टी भले ही मेरे पति के नाम पर है, आप लोग टेंशन मत लो, हम धोखा नहीं करेंगे, सबको बराबर का हक मिलेगा। हाँ हाँ दीदी, ये बच्चे तो बस ऐसे ही चिंतित हो गए थे, बाकी सब ठीक है, आप टेंशन ना लो, सब ठीक है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद बुआ घर आती है। अरे भैया, अब तो हमारे पुनीत की भी शादी की उम्र हो गई है और कितने दिन ये लड़का शादी नहीं करेगा, अब इसकी भी शादी करवा दो। हाँ हाँ बहन, जल्दी ही, तुम टेंशन ना लो। अब सोच रहे हैं कि इसके लिए भी लड़की देख ले, सारे बेटों का घर बस जाए, हम तो गंगा नहा लेंगे, क्यों भैया? हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद भावेश जी पुनीत के लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में पुनीत की शादी भी फिक्स हो जाती है। और एक दिन जब पड़ोसन घर आती है। वाह वाह बीना बहन, आप लोग तो खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हो रहा है घर में उससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये पहेली मत बुझाओ सुषमा बहन, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। अब तो आप लोग सच में घर से बेघर होने वाले हो।
हम समझे नहीं। अरे बाबा, आप ही सोचो, घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ नवजीत भाई साहब के नाम है, और अब तो उनके बेटे की शादी हो रही है, और फिर फैमिली बढ़ेगी तो बहू भी तो हक मांगेगी। क्या पता कि बहू के आते ही हक मांगना शुरू कर दे, कोई भरोसा भी तो नहीं है ना। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी हकाले जाएंगे इस घर से, और फिर हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे माँ जी, आप डरो नहीं, मेरे पास एक तगड़ा जुगाड़ है। जिसके बाद पलक अपनी दोनों सास के कान में कुछ फुसफुसाती है। कुछ दिनों बाद भावेश और राकेश प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाते हैं। यही मौका है भैया प्रॉपर्टी के पेपर पर बड़े भाई साहब के साइन लेने का। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यही सही समय है। दोनों भाई ऑफिस में नवजीत के केबिन में जाते हैं। नवजीत, ये पेपर पर साइन कर दे। मेहरा ग्रुप ने न्यू डील साइन की है ना, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अभी ही कुरियर करने हैं वरना देर हो जाएगी। नवजीत इससे पहले के पेपर पढ़ता राकेश किसी से उसे स्पैम कॉल करवा देते हैं, जिससे नवजीत कॉल में बिजी हो जाते हैं और भावेश जल्दबाजी में नवजीत से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाकर प्रॉपर्टी दोनों भाई के नाम करवा लेता है और नवजीत को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। घर पर सुगंधा चाची, बहुत बहुत नखरे दिखाए आपने, बहुत हुक्म चला ली, अब दफा हो इस घर से। हमेशा भाभी भाभी के रट लगाकर मैं तो थक गई थी। यहाँ आने पर इस घर में एक साड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बल्कि इतना अमीर मायका है मेरा। इन्होंने सोचा था कि अकेले ही पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे, लेकिन आखिरी में जीत सच्चाई की ही होती है। चलो अब दफा हो सब यहाँ से। इतना कहकर बीना और पूरी फैमिली मिलकर नवजीत की पूरी फैमिली को घर से निकाल देती है। यही कहानी थी बहू, और ये सब बस तेरी शादी के एक दिन पहले हुआ, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए हम यहाँ आकर रह रहे। माँ जी, आप रोइए मत, आप लोगों ने इतना सब कुछ सह लिया, मुझे बताया तक नहीं, और आपने पुलिस कंप्लेन की या नहीं? क्या ही कंप्लेन करते बहू, वो भी तो हमारे अपने है ना। इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है माँ जी, लोग बेवकूफ समझ लेते हैं इंसान को। तो भाभी क्या करें, अब आप ही बताओ ना। जो करूंगी अब मैं करूंगी, आप लोगों ने मुझे बताया होता तो मैं तुरंत उन पे केस करती। वकीलों की इतनी महंगी फीस कहाँ से आएगी? पापा जी, जब आपकी बहू खुद वकील है तो दूसरा वकील हायर करने की जरूरत ही नहीं। हाँ पापा, नव्या ने LLB की पढ़ाई की है, उसका इंटर्नशिप भी हो गया है, बस वो जॉब ज्वाइन करती है, इससे पहले शादी हो गई उसकी। अब मैं अपने जीवन का पहला केस अपने घर से ही लड़ूंगी। इसके बाद नव्या कोर्ट में बड़े खानदान के ससुराल वालों के विरुद्ध केस फाइल करती है और बड़े खानदान में नोटिस जाता है। देख रही हो माँ जी, पापा जी, ताई जी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ करें हमारे प्रति, उनकी बहू हमारे अगेंस्ट केस लड़ रही है। चिड़िया जैसे फुदक मत बहू, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। हाँ, ओरिजिनल पेपर है हमारे पास, वो भी ओरिजिनल साइन के साथ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं छोटे ससुराल में अब तक उन्हें नोटिस पहुंच गई होगी, लेकिन खौफ बिल्कुल नहीं होगा। तो अब क्या करोगी तुम? मैं जो जो प्रूफ मांगू आप मेरी मदद करेंगे वो इकट्ठा करने में, बस। ओके, ठीक है। फिर नव्या और पुनीत अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए केस लड़ने लगते हैं। नव्या ठंडी में ठिठुर कर रात रात भर जागकर काम करते हैं और मोटी मोटी बुक्स पढ़कर केस स्टडी करती है। भाभी, इतनी ठंड में आप अभी तक जाग रही हैं? अभी नींद नहीं आई मुझे, तुम सो जाओ राधिका, मैं काम कर लेती हूँ। अब नव्या रोज रात को देर तक जागकर केस के लिए प्रिपरेशन करती है। वहीं आस पड़ोस वाले, अरे सुगंधा बहन, माना कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी उनके साथ वैसा ही करोगी जैसा उन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ किया। वही तो, ये तो गलत है। परिवार से बड़ी प्रॉपर्टी हो गई क्या बहन तुम्हारे लिए? सुगंधा बहन, मेरी माँ ने बहू को कहे कि ये प्रॉपर्टी का चक्कर छोड़ दे। सारी पड़ोसनें सास को भड़का रही होती हैं कि तभी नव्या वहां आ जाती है। क्यों, आप लोगों ने अपने पुरखों की प्रॉपर्टी छोड़ दी क्या, जो हम छोड़ दें? अरे आप में से तो किसी ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ा, तो हम अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ सकते ना। सुषमा आंटी, आप तो कितनी बड़ी दोहरी हैं। वहां पहले घर तोड़ा और हमारे घर से हमें निकलवाया, और अब यहाँ आकर समझा रही हो। अरे ये तो सबकी पोल खोल रही है सुगंधा बहन। हमें जितना समझाना था हम समझा दिए, अब आपकी मर्जी। चलो बहन, अब घर चलते हैं, किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। बड़े खानदानी ससुराल वाले भी बड़े से बड़ा वकील हायर करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी हाथ से न निकल जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए पापा, वरना हमें भीख मांगनी पड़ जाएगी। अरे चिंता मत कर बेटा, मैंने शहर के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया है, उसके सामने ये पुडक्की सी बहुरानी क्या ही टिक पाएगी, सब बढ़िया होगा, डोंट वरी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। केस की हियरिंग शुरू हो जाती है।
जल्दी से सब तैयार हो जाओ, आज सुनवाई है, आज कोर्ट जाना है। बहू, हम सब तैयार हैं, बस जाना ही है अब। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। सभी तैयार होकर कोर्ट जाते हैं, जहाँ केस की प्रोसीडिंग होती है। दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। बहू कोर्ट में बहुत सारे प्रूफ रखती है और गवाह भी पेश करती है। वहीं दूसरी साइड में भी बहुत सारे प्रूफ रखे जाते हैं। सारे सबूत और गवाहों को ध्यान में रखते हुए पहले अदालत इन सारे सबूतों की अच्छे से तहकीकात करेगी, फिर ही कोई फैसला होगा। अगली सुनवाई 12 तारीख को होगी। 12 को तो बहुत समय है बहू, तब तक और गवाह इकट्ठा कर लेगी। सभी अपने घर चले जाते हैं। एक दिन पलक जब छत पर कपड़े फैला रही थी तो कुछ लोगों को लगता है वकील बन गई हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन सो सैड, पहला ही केस वकील साहिबा हारने वाली हैं। जेठानी जी, संभाल कर कपड़े फैलाइए, वरना पता लगा रस्सी के साथ आप लटक कर नीचे आ गई, फिर रस्सी पर कपड़े नहीं, आपकी अर्थी पर कफन फैलाना होगा। पलक नव्या की बात सुनकर बहुत तेज चिढ़ जाती है और अंदर चली जाती है, जहां ठंडी में अमीर खानदानी ससुराल वाले मोटे मोटे कपड़े पहन कर रखते थे। वहीं पर बेचारी नव्या और उसका छोटा ससुराल सभी ठंडी से बचने के लिए जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। वहीं नव्या ससुराल में ठंडी में सास नंद की मदद भी करती, साथ में केस पर भी पूरा ध्यान देती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, परसों तारीख, जो काम कहा था मैंने हो गया ना? हाँ, डोंट वरी। वहीं दोनों की बात बीना सुन लेती है। उन दोनों छछूंदर के पास कुछ बहुत बड़ा प्रूफ लग रहा है। अभी दोनों पुस्का पुस्की कर रहे थे अपने घर के बाहर, तो मैंने नोटिस किया। अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब पेपर असली हैं और साइन असली है तो क्या कोई क्या कर लेगा। मैं तो बहुत चिंतित हूँ जी। आप कब से डरने लगी जेठानी जी? चिंता ना करो, सब बेस्ट होगा। ऐसे ही घर वाले बेफिक्र थे। वहीं तारीख के दिन, पक्का बुरी वाली गड़बड़ होने वाली है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। यहाँ बीना कुछ खुफिया प्लान कर रही थी। वहीं नव्या के ससुराल में सभी तैयार होकर कैब का वेट कर रहे थे। भैया, कैब बुक किए हो ना? क्या हो गया, अभी तक कैब आई क्यों नहीं? बस 5 मिनट में आ जाएगी। आज तो कैब आने से रही। मैंने कैब वाले के रास्ते में कांटा जो डाल दिया है। अब मजा आएगा। वहाँ कैब वाला पंचर बनवाने गया और कोर्ट में ना पहुंच पाने की वजह से पूरी बाजी हमारे हाथ में। यहाँ बीना खुश हो रही थी। कैब के टायर पंक्चर थे, इस वजह से कैब आ भी नहीं पाती। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, पर घर पर अभी भी सब कैब का वेट कर रहे थे। कैब छोड़ो, पैदल ही जाते, वरना ये केस हाथ से चला जाएगा। आप लोग रिक्शा करके आओ, मैं जाती हूँ। नव्या भागी भागी कोर्ट के लिए निकलती है। रास्ते में बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी वो अपना हाल न देखकर भागी भागी कोर्ट पहुंचती है, जहां बस सुनवाई होने ही वाली थी। अब तो बाजी हमारे हाथ में है। जज साहब, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर फैसला सुनाना। नव्या कोर्ट में वीडियो पेश करती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे धोखे से दोनों भाई ने उनसे पेपर साइन करवा लिए। वहीं नव्या घर के सीसीटीवी का भी वीडियो देती है, जहां पर सभी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे प्रॉपर्टी हथियाई जाए। यह सब देखकर पूरा कोर्ट हैरान हो जाता है। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट नवजीत जी के हक में फैसला सुनाती है और राकेश और भावेश दोनों पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाती है, जो उन्हें अपनी जेब से नवजीत जी को देने होंगे और प्रॉपर्टी भी पूरी नवजीत की होगी। जिसके बाद घर वाले बहुत खुश होते हैं और बीना और रूबी का परिवार उदास हो जाता है। वो रोड पर आ जाते हैं। वो घर जाकर जुर्माने का पैसा लाकर नवजीत को देते हैं और उससे माफी मांगते हैं। भाई हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमने बहुत गलत किया। मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा और आज भी नहीं सोचूंगा। बस आप लोग सुधर जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम मिलकर रहेंगे। जिसके बाद नवजीत सबको घर से बेदखल करने के बजाय अपना लेते हैं और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।